एक साधारण खेतीहर मजदूर था जो गांव के किनारे बनी अपनी कच्ची सी झोपड़ी में पत्नी कावेरी और नन्ही बेटी काव्या के साथ रहता था। माँ, आग के पास बैठने पर भी ठंड लग रही है। मेरे हाथ अब भी ठंडे हैं। जाड़ा बहुत कड़ा है बेटा, आग भी आज कमजोर पड़ गई है। थोड़ा और पास आ जा। हाथ सेकते सेकते जल तो नहीं जाएगा ना? नहीं रे, बस हाथ ऐसे ही फैला कर रख, मैं देख रही हूँ। अगर आग बुझ तो क्या करेंगे? अगर आग बुझ भी गई तो माँ है ना, फिर से जला देगी। लेकिन फिर भी आग के पास अच्छा लग रहा है। तू चिंता मत कर, यहीं बैठी रहे। इस बार सुरजन ने कावेरी के गहने बेचकर बड़ी मेहनत से खेत के लिए अच्छे बीज और खाद खरीदे थे। ठंडी सुबहों में कांपते हाथों से उसने बीज बोए थे और हर दिन उम्मीद से खेत को निहारता रहता। महीनों बाद जब पौधे बड़े हुए तो पूरा खेत दूर से ऐसे चमक रहा था मानो धरती ने सोने की चादर ओढ़ ली हो। सुरजन और कावेरी की आंखों में लंबे समय बाद उजाला लौटा था, लेकिन तभी मौसम ने करवट बदली। कड़ाके की ठंड के बीच अचानक काली घटाएं घिर आईं और तेज बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ठंड के साथ हुई इस बेरहम बरसात ने पूरी फसल को रौंद दिया। सुनहरी खड़ी फसल चंद घंटों में कीचड़ और टूटे हुए तिनकों में बदल गई। ये सब देखकर सुरजन का दिल टूट गया। वह भीगी मिट्टी में घुटनों के बल बैठकर बस अपनी किस्मत को देखता रहा। घर जाकर उसने कावेरी को सब बताया और दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे, जैसे मौसम उनकी उम्मीदें भी अपने साथ बहा कर ले गया हो। सब खत्म हो गया। कावेरी, इतनी मेहनत के बाद भी फसल बची नहीं। समझ नहीं आता आगे क्या होगा। आप मन छोटा मत कीजिए, आपने मेहनत में कोई कमी नहीं रखी। जो हुआ वो हमारे बस में नहीं था। तुम्हारे गहने बिक गए और हाथ कुछ नहीं आया, यही बात मन को तोड़ रही है। गहनों से ज्यादा जरूरी आपका हौसला है। हम साथ हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आप एक बात सुनिए, अगर हम सेठ रामदास से थोड़े पैसे उधार ले लें तो शायद हालात संभल जाए। नहीं कावेरी, कभी नहीं। उस ठग के सामने मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा। मुझे पता है, लेकिन अभी कोई और रास्ता भी तो नहीं दिख रहा। घर, दवा, बीज सब कैसे चलेगा? ब्याज में जान निकाल लेगा। उसका पैसा आग जैसा है, एक बार लिया तो पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं भी नहीं चाहती, लेकिन ये सिर्फ मजबूरी है। हालात ठीक होते ही हम चुका देंगे। अगर तुम्हें लगता है कि यही आखिरी रास्ता है तो ठीक है, लेकिन मन बहुत भारी है। थोड़ी ही देर में अंधेरा गांव पर उतर आया। सुरजन और कावेरी ने जैसे तैसे थोड़ा सा बचा खाना खाया और सब सोने चले गए। लेकिन सुरजन करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। फसल की बर्बादी और कर्ज का बोझ सोचकर उसका मन और भी भारी हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब पैसों का इंतजाम आखिर कैसे होगा। सब कुछ बर्बाद हो गया, खेत भी, फसल भी। अब घर चलाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? लगता है सेठ से ही कर्ज लेना पड़ेगा। वही सेठ जो बड़ा ठग है, न जाने कैसी कैसी शर्तें रखेगा, कितना ब्याज मांगेगा। मन नहीं मानता, लेकिन मजबूरी भी तो देखो। परिवार की खातिर शायद उसी दरवाजे पर जाना पड़ेगा। सोचते सोचते कब रात बीत गई, सुरजन को पता ही नहीं चला। सुबह होते ही वह भारी मन से उठ खड़ा हुआ। मजबूरी में वह गांव के सेठ रामदास के पास पहुंच गया। हालांकि वह जानता था कि रामदास एक बड़ा ठग है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। सेठ जी, बहुत मजबूरी में आपके पास आया हूँ। फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है, घर में खाने तक की दिक्कत हो रही है। बस कुछ पैसों की मदद हो जाए तो शायद हालात संभल जाएं। अरे सुरजन, इतनी चिंता क्यों करते हो? दुख सुख तो आते जाते रहते हैं। जब जरूरत पड़े तब सेठ काम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? मदद तो कर दूंगा, मगर मेरा भी हिसाब किताब चलता है। नियम के मुताबिक 25% ब्याज लगेगा।
सेठ जी, इतना ज्यादा ब्याज, मेरी हालत आप जानते ही हैं। अगर जरा सा कम हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे पास और कोई सहारा भी नहीं बचा। इसे ज्यादा मत समझो। तुम मेहनती किसान हो, खेत फिर लहलहाएगा, ब्याज अपने आप निकल जाएगा। तो फिर देर किस बात की? आज पैसा ले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सुरजन मजबूरी में सेठ की शर्तें सुनता रहा और जानता था कि ब्याज बहुत भारी है। फिर भी हालात ने उसे इतना दबा दिया था कि वह 25% ब्याज पर कर्ज लेने के लिए तैयार हो गया। कितना मीठा बोल रहा था वो सेठ, अंदर से पूरा ठग है। 25% ब्याज, खून चूसने से भी ज्यादा। मजबूरी का फायदा उठाया उसने। जानता था कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन याद रखना रामदास सेठ, आज मजबूरी थी। एक दिन मेहनत से यह कर्ज उतारूंगा और फिर तेरे सामने कभी सिर नहीं झुकाऊंगा। भगवान बस ताकत देना। गुस्सा तो बहुत है, पर घर के लिए सब सहना पड़ रहा है। कर्ज लेकर सुरजन बीज और खाद खरीदकर चुपचाप घर लौट आया। अगले ही दिन वह सुबह सवेरे खेत पहुंच गया और नए बीज बो दी। किस्मत ने इस बार थोड़ा साथ दिया। हल्की बारिश हो गई और धीरे धीरे फसल उम्मीद से बेहतर उठने लगी। देखो कावेरी, इस बार फसल ठीक लग रही है। बीज भी जम गए हैं और पानी भी समय पर मिल गया। हाँ, आज खेत को देखकर मन को बहुत शांति मिल रही है। ईश्वर की कृपा से इस बार मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। मन में डर तो अभी भी है, लेकिन पौधों को देखकर उम्मीद जाग रही है। अगर सब ठीक रहा तो कर्ज भी उतर जाएगा और घर की हालत भी संभल जाएगी। आप निश्चिंत रहिए। आपने पूरे मन से मेहनत की है, उसका फल अवश्य मिलेगा। बस यही कामना है कि ईश्वर चाहे तो इस बार हमारे दिन भी बदलेंगे। फसल अच्छी देखकर सुरजन और कावेरी खुशी खुशी खेत पर बातें करते हुए घर लौट आए। लेकिन उसी रात आसमान अचानक गरज उठा और जोरदार बारिश शुरू हो गई। पूरी रात पानी लगातार बरसता रहा और सुबह होते होते भी बारिश थमने का कोई संकेत नहीं था। ये बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो रही है। रात भर ऐसे ही बरसती रही तो खेत में पानी भर जाएगा। पता नहीं फसल का क्या होगा। पिछली बार भी मौसम ने धोखा दिया था। इस बार भी वही डर मन में बैठा है। बस यही चिंता है कि कहीं मेहनत फिर बेकार ना चली जाए। आप इतना चिंतित मत होइए, अभी फसल नहीं है। ईश्वर ने चाहा तो सब संभल जाएगा। बीती बातों को याद करके मन को और भारी मत कीजिए। अभी तक सब ठीक चला है, आगे भी अच्छा ही होगा। आपने ईमानदारी से परिश्रम किया है। ईश्वर इतनी आसानी से किसी की मेहनत नहीं छीनता। सुबह होते होते सब ठीक हो जाएगा। ठंडी बारिश और तेज हवाओं के बीच कावेरी सुरजन को समझा रही थी, लेकिन उसे भी अंदाजा था कि फसल शायद बची नहीं होगी। चार 5 दिनों बाद जब ठंड के साथ बारिश थमी, सुरजन तुरंत खेत पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने फसल को पूरी तरह बर्बाद देखा और दर्द से भरकर घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। सब खत्म हो गया। 4 दिन की बारिश ने मेरी सारी मेहनत बहा दी। जिस खेत को सपनों से सींचा था वही आज उजड़ा पड़ा है। क्यों हर बार मेरे हिस्से में ही ऐसा आता है? कर्ज लिया, फिर से उम्मीद की और आज फिर वही खाली हाथ। घर कैसे चलेगा? कावेरी और बच्ची का पेट कैसे भरेगा? उनसे नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं बची। हे भगवान, अगर यही लिखा था तो इतनी उम्मीद क्यों दिखाई? अब तो हिम्मत भी जवाब दे रही है। सुरजन अपनी बर्बाद फसल देखकर रोते रोते घर लौट आया। ठंड की काटती हवाओं और चिंता के बोझ ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। घर पहुंचते ही उसका शरीर ढीला पड़ गया और परेशानियों के कारण वह बुरी तरह बीमार हो गया। आप इस हालत में भी इतना सोच क्यों रहे हैं? अपनी तबीयत की जरा भी परवाह नहीं है आपको। फसल गई है तो गई, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो घर कैसे चलेगा? अब बस बहुत हो गया, जो होना था हो चुका। आप चिंता मत कीजिए, सब मैं संभाल लूंगी। काम धंधा घर सब कुछ। आप बस चुपचाप लेटकर आराम कीजिए।
पहले अपनी तबीयत ठीक करिए, फिर बाकी बातें देखी जाएंगी। आपकी सेहत मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सुरजन की तबीयत बिगड़ने पर कावेरी ठंड से कांपती सुबह में काम की तलाश में उसी सेठ के घर पहुंची। सेठ जी, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। अगर कोई काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे बहुत दुख की बात है। ऐसे समय में मदद ना करूं तो सेठ किस काम का? काम तो है पर मेहनत वाला है। मेहनत से मुझे डर नहीं है सेठ जी। बस इतना मिल जाए कि घर का खर्च और दवा चल सके, जैसा आप ठीक समझे सेठ जी। ठीक है, मैं तुम्हें आलू दूंगा, उन्हें बाजार में बेच देना। आजकल आलू के अच्छे दाम मिल रहे हैं। और हाँ, जो भी मुनाफा होगा ना, उसमें से थोड़ा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। आखिर माल मेरा है, व्यवस्था मेरी है। चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। ठीक है सेठ जी, आपने मदद का हाथ बढ़ाया, यही बहुत है। आज ही आलू तुम्हारे घर भिजवा देता हूँ। धन्यवाद सेठ जी, ईश्वर आपका भला करे। सेठ ने उसे थोड़े मुनाफे पर आलू बेचने का काम दे दिया और मजबूरी में कावेरी मान भी गई। दोपहर तक सेठ के आदमी आलू की बोरियां उसके घर पहुंचा गए। लेकिन जैसे ही कावेरी ने बोरियां खोली, वह सन्न रह गई। भीषण ठंड में पड़े हुए आलू पूरी तरह सड़े हुए थे। हे भगवान, ये कैसे आलू हैं? इनमें से तो ज्यादातर सड़े हुए हैं। सेठ जी ने कहा था कि माल ठीक है। फिर यह सब अब मैं क्या करूं? इतनी ठंड में अगर यही बेचने निकलूं तो लोग क्या कहेंगे, और घर की हालत भी तो देखनी है। समझ नहीं आ रहा यह मुसीबत कैसे टलेगी। मैं पहले ही समझ गया था कावेरी, वह सेठ भरोसे के लायक नहीं है। देख लिया ना कैसे सड़े आलू भिजवा दिए। मजबूरी का पूरा फायदा उठा लिया उसने। मीठी मीठी बातों में फंसा लिया, ऊपर से मुनाफे का लालच दिया और नीचे से ये हाल। हाँ, आलू देखकर मैं भी घबरा गई। समझ नहीं आ रहा अब क्या किया जाए। सेठ जी ने तो कहा था कि माल ठीक है। ऐसा आदमी भगवान से भी नहीं डरता। दिल बहुत जल रहा है, लेकिन मजबूरी ने मुंह बंद कर दिया है। काश हालात ऐसे ना होते। अब गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। हालत पहले ही खराब है। कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा, वरना घर कैसे चलेगा। ईश्वर कोई ना कोई राह जरूर दिखाएंगे। बस अभी धैर्य रखना होगा। कावेरी सड़े आलूओं को देखकर परेशान खड़ी थी कि ठंड से सुड़कती उसकी बेटी वहां आ गई और खुशी से पराठे बनाने की जिद करने लगी। अम्मा, आज आलू के पराठे बना दो ना। बाहर बहुत ठंड है। गरम गरम पराठे खाएंगे तो मजा आ जाएगा। मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज बना दो। तभी कावेरी के मन में एक उम्मीद जगी। पराठे इन आलूओं में से ज्यादातर सड़े हुए हैं, लेकिन सब तो खराब नहीं हो सकते। अगर ध्यान से छांट लूं तो कुछ अच्छे आलू जरूर निकल आएंगे। घर की हालत, सूरजन की बीमारी और ठंड सब एक साथ सामने खड़े हैं। यूं ही बैठकर रोने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर इन अच्छे आलू से गरम गरम पराठे बना लूं तो शायद बाजार में बेचकर कुछ कमाई हो जाए। मजबूरी है, पर यही एक उम्मीद दिखाई दे रही है। अगले ही दिन कावेरी सुबह सुबह कड़की ठंड में बाजार पहुंच गई और गरम गरम आलू के पराठे बेचने लगी। ठिठुरते मौसम में लोग उसके पराठे और लहसुन की चटनी बड़े चाव से खाने लगे, जिससे उसकी कमाई बढ़ने लगी। यह देखकर सेठ के मन में धीरे धीरे जलन पैदा होने लगी। देखो तो जरा, वही कावेरी जो कल तक मजबूरी में मेरे सामने खड़ी थी, आज बाजार में उसकी इतनी चल रही है। मैंने तो जानबूझकर उसे सड़े हुए आलू भिजवाए थे। सोचा था हाथ खड़े कर देंगे, पर उसने उसी खराब माल से रास्ता निकाल लिया। गरम गरम पराठों की खुशबू पर लोग टूट पड़े हैं और पैसे भी उसी के पास जा रहे हैं। यह बात मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो रही। जिसे दबाकर रखना चाहिए था वही सिर उठाने लगी है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो कल यह और आगे निकल जाएगी। नहीं, यह ऐसे नहीं चलेगा। अब मुझे ही कोई चाल चलनी पड़ेगी।
जहां एक तरफ सेठ कावेरी की बढ़ती कमाई से जलने लगा था, वहीं दूसरी तरफ कावेरी के मन में भी धीरे धीरे लालच घर करने लगा। अब वह बचे हुए सड़े आलूओं को अच्छे आलूओं में मिलाकर पराठे बनाने लगी थी। कावेरी, ये ठीक नहीं लग रहा। सड़े आलूओं को अच्छे आलूओं में मिलाना सही नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो बदनामी हो जाएगी। हमने खुद ठगी झेली है, अब वही काम दूसरों के साथ करना ठीक नहीं। मुझे डर है कि कहीं यह लालच हमें फिर मुसीबत में ना डाल दे। आप बेकार की चिंता कर रहे हैं। इसमें गर्म मसाले पड़ते हैं, स्वाद दब जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप हालात नहीं समझ रहे। घर चल रहा है, कमाई हो रही है। अगर थोड़े से खराब आलू मिल भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। लोगों को स्वाद अच्छा लग रहा है, अभी लालच नहीं मजबूरी है। जब हालात सुधर जाएंगे तब सब ठीक कर लेंगे। कुछ ही दिनों में कावेरी ने मेहनत से कमाए पैसों से रामदास सेठ का पूरा कर्ज उतार दिया। उधर सुरजन की तबीयत भी धीरे धीरे सुधर गई और वह फिर ठंड भरी सुबहों में अपना खेत संभालने जाने लगा। अब दोनों पति पत्नी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में जुट गए थे। सुरजन खेत में आलू उगाता और उन्हें बाजार में बेचता। वहीं कावेरी खराब होने लगे आलूओं को अच्छे आलूओं में मिलाकर पराठे बनाती और बेचकर घर का खर्च चलाती रही। सेठ जी, यह लीजिए आपका पूरा कर्ज। जो लिया था वह सब चुका दिया है। इतने में काम खत्म नहीं होता, अभी और पैसे देने होंगे, नहीं तो मैं पूरे गांव में कह दूंगा कि तुम सड़े आलूओं से पराठे बनाकर बेचती हो। सेठ जी, झूठी धमकी मत दीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो मैं भी पूरे गांव को बता दूंगी कि सड़े हुए आलू आपने ही मुझे दिए थे। तुम मुझे धमकी दे रही हो? यह धमकी नहीं, सच्चाई है। अगर बात बाहर गई तो मेरी नहीं आपकी बदनामी होगी। इसीलिए बेहतर है कि यही बात खत्म की जाए। ठीक है, जाओ, अब कोई लेना देना नहीं। कुछ समय बीतने पर कावेरी और सुरजन की बढ़ती कमाई और उनकी स्थिर होती जिंदगी से रामदास सेठ के अंदर की जलन और भी बढ़ गई। उसे लगने लगा कि यह दोनों उसकी पकड़ से निकल गए हैं। आखिरकार एक दिन ठंड की सर्द हवाओं के बीच वह गांव के कुछ आदमियों को साथ लेकर गुस्से से भरा हुआ सुरजन के घर पहुंच गया। अब सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये औरत सड़े हुए आलू से पराठे बनाकर लोगों को खिला रही है, इसी तरह कमाई कर रही है और गांव का नाम खराब कर रही है। सेठ जी, यह सरासर झूठ है। मैं जो पराठे बनाती हूँ उनमें अच्छे आलू ही इस्तेमाल करती हूँ। किसी के स्वास्थ्य से खेलने का पाप मैं नहीं कर सकती। मेहनत और ईमानदारी से भी कमाई बढ़ सकती है। सिर्फ शक के आधार पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। सेठ जी झूठ नहीं बोलते। अगर आलू खराब नहीं होते तो इतनी जल्दी कमाई कैसे बढ़ गई? जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए जांच होना जरूरी है। अगर आपको संदेह है तो जांच कर लीजिए। मुझे किसी जांच से डर नहीं है। जांच तो जरूर होगी, सच देर सवेर बाहर आ ही जाता है। गांव का एक आदमी अंदर गया और बोरियां खोलकर देखी तो उनमें सिर्फ अच्छे आलू ही मिले। ये देखकर लोग समझ गए कि कावेरी पर लगाया आरोप गलत था और वे सब उसके पक्ष में बोलने लगे। सेठ जी, अब तो साफ दिख रहा है कि आपने बेवजह इल्जाम लगाया था। हमने अपनी आंखों से बोरियां खोलकर देख ली, इनमें तो सारे आलू अच्छे हैं। आप ही ने पहले सड़े आलू दिए थे और अब उसी का दोष कावेरी पर मढ़ रहे हैं। मेहनत करके कोई आगे बढ़े तो आपको जलन होने लगती है। ये ठीक नहीं है। गांव में किसी की इज्जत से खेलना आसान नहीं होता। मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। जो पराठे बनाए अच्छे आलूओं से ही बनाए। हालात खराब थे, मजबूरी थी, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार कभी मन में नहीं आया। आज सच्चाई सामने आ गई है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मुझे किसी से बैर नहीं चाहिए, बस इतना चाहती हूँ कि मेरी मेहनत और मेरे चरित्र पर सवाल ना उठाया जाए। गांव वाले वहां से चले गए, लेकिन कावेरी भीतर ही भीतर बहुत शर्मिंदा थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और उसे अपनी गलती का एहसास और गहरा होता जा रहा था।
उसे समझ आ गया था कि चाहे मजबूरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, खराब आलू से पराठे बनाना सही नहीं था। आज जो हुआ उससे मन बहुत भारी हो गया है। आरोप भले ही झूठा साबित हो गया, लेकिन मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं गलत राह पर आ गए थे। मैंने पहले ही रोका था, पर हालात ऐसे थे कि हम बह गए। आप ठीक कह रहे हैं आम, आज भीतर से बहुत शर्मिंदगी की महसूस हो रही है। मजबूरी में लिया गया गलत फैसला भी आखिर गलत ही होता है। आज ठंड में खड़े होकर मैंने मन ही मन ठान लिया है, अब चाहे कितनी भी तंगी क्यों ना आए, मैं सिर्फ अच्छे आलू से ही पराठे बनाऊंगी और ईमानदारी से ही कमाई करूंगी। बस आप मेरा साथ बनाए रखिए, मिलकर हर मुश्किल पार कर लेंगे। अब आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, यही सही रास्ता है। सच्चाई के साथ चलेंगे तो देर सवेर भगवान भी साथ देगा। उसी ठिठुरती शाम उसने मन ही मन एक फैसला किया। अब वह सिर्फ अच्छे आलू से ही पराठे बनाएगी और ईमानदारी से कमाई करेगी। चाहे ठंड हो या तंगी, सही रास्ता ही अपनाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि किसान होना बिल्कुल आसान नहीं है। बारिश कम हो जाए तो भी किसान की मुसीबत, और बारिश ज्यादा पड़ जाए तो भी उसकी मुसीबत। ठंड, बारिश, गर्मी, हर मौसम उसके लिए एक नई परीक्षा लेकर आता है। एक किसान का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहता है, फिर भी वह उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। इस कहानी से हमें एक और महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के कारण हम जो थोड़ा बहुत हमारे पास होता है वह भी खो बैठते हैं। ईमानदारी और मेहनत ही वह रास्ता है जो आखिर में हमें सही मंजिल तक पहुंचाता है। दिसंबर का महीना था। रात भर ठंडी हवाएं चलती रहीं। पूरा गांव बर्फीली ओस की चादर में लिपटा हुआ था। खेतों के ऊपर बर्फ की मोटी परत जमी थी और इन्हीं पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सीतानगर। यही गांव अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, पर इस सुंदरता के पीछे छिपी थी एक सच्चाई। यहाँ के लोग गरीबी और संघर्ष से जूझ रहे थे। अरे गोविंद, दीनदयाल जी ने आज बुलाया है ना? चलो, मैं तो भूल ही गया था यार। हाँ विपिन, मुझे याद है, पर सच बताऊं, आग के पास से उठने का मन ही नहीं कर रहा। आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। दोनों के मुंह से निकली हर सांस धुएं की तरह उड़ रही थी। सामने जलती आग में लकड़ियां छटक रही थीं और बाहर पहाड़ों पर बर्फ की पहली परत जम चुकी थी। अच्छा सुन, क्या लगता है किस लिए बुला रहे होंगे दीनदयाल जी? अब पता नहीं भाई, चलो वहां चल के ही पता चलेगा। दोनों दोस्त बर्फ से ढकी पगडंडी पर धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहे। ठंडी हवा उनके चेहरे पर चुभ रही थी, पर दिल में एक जिज्ञासा थी। आखिर दीनदयाल जी ने आज बुलाया क्यों था? जी सेठ जी, आपने बुलाया था? हाँ देखो बिपिन, अब ठंडियां बढ़ती ही जा रही हैं। अब कोई काम नहीं हो पाएगा, तो तुम लोग भी कल से काम पर आना बंद कर दो। मैं भी पूरी ठंड में शहर जा रहा हूं। सेठ जी, आप ही का तो सहारा है, ऐसा मत बोलिए। हम गरीबों का क्या होगा फिर? सेठ दीनदयाल चुप रहे। उनके चेहरे पर कोई जवाब नहीं था। आग की लौ में झलक रहा था दो गरीब मजदूरों का टूटा हुआ सहारा। दोनों अपने उदास चेहरे लिए ठंड में कांपते हुए घर की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था, बस हवा की सरसराहट और उनके कदमों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। विपिन, तुम्हारे तो माँ और बहन हैं, मेरी तो पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। उन्हें मैं क्या खिलाऊंगा अब? हे भगवान, हमारी रक्षा करना। हम गरीबों का कोई और सहारा नहीं।
क्या हुआ जी, आपका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? क्या बताऊं माधुरी, दीनदयाल जी अब यहाँ नहीं रहेंगे। उन्होंने हमें काम से निकाल दिया। क्या? अब क्या होगा? जी, रोज के पैसों से ही तो हमारा घर चलता है। आज का राशन तो है, पर कल से हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। थोड़ी देर तक दोनों चुप बैठे रहे। झोपड़ी में बस चूल्हे में जलती लकड़ियों की टिक टिक और चकचट की आवाज गूंज रही थी। माधुरी, मैं सेठ विक्रम दास से कुछ पैसे ब्याज पर लाया हूँ, और जो हमारा बंजर खेत पड़ा है ना, उसी पर हम सब्जियां उगाएंगे और बेचकर उनके पैसे लौटा देंगे। क्या? आप उनसे पैसा क्यों लाए? जी, उनसे उधार लेना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। तो और क्या करता माधुरी, वैसे भी तो बिना खाने के मर ही जाते हम लोग। गोविंद की बातों में बेबसी थी, पर माधुरी की आंखों में डर साफ झलक रहा था, क्योंकि सेठ विक्रमदास का नाम सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। गोविंद और माधुरी ने दिन रात मेहनत करके अपनी सूखी जमीन पर फिर से हरियाली लौटा दी थी। उस सर्द सुबह गोविंद अपने छोटे से घर में अपने बेटे के साथ बैठा था। हवा में ठंड की सिहरन थी और उसके हाथ में था मिट्टी के कुल्हड़ में भरा गर्म चाय। तभी बाहर किसी के आने की आहट हुई। अरे सेठ विक्रम दास जी, आप इस वक्त यहाँ? हाँ गोविंद, सोचा जरा देखने आऊं कि मेरी मेहनत के पैसे कैसे उग रहे हैं तुम्हारी जमीन में। कल चिन्ह महीना पूरा हो गया था, याद है ना तुमको?